दोस्तों, जब भी परमाणु बम की बात होती है तो हमें नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा फेंका गया न्यूक्लियर बम ही याद आता है। याद आता है वो मंजर जब लाखों लोग एक झटके में मारे गए थे। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो जापान अमेरिका जैसे विकसित देश से उलझा और परमाणु का शिकार हो गया। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या कारण था जो अमेरिका और जापान के बीच वार छिड़ गया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत साल 1941 में शुरू होती है, जब वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जो आज 2023 में अमेरिका का खुलकर विरोध करता है। वह कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वार 2 को हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड में जर्मनी और इटली थे, वही दूसरी साइड में ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से आजाद था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाले जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक देश था जो अमेरिका को लगातार परेशान किए जा रहा था, और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस कम होने के कारण वो अपने आसपास के देशों पर कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेस की डिमांड को पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में ही करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन देशों को जापान का दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% वो अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने एक कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना से अपना कब्जा छोड़ना होगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बेहद ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ वो अगर चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि इसमें हिटलर के सपोर्ट के बावजूद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया। दूसरी तरफ ऑयल था, जिसकी वजह से जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन एक काम इतना भी आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी थी, और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब तो ऑयल रिजर्व तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था, ये हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर था। जापानीज मिलिट्री लीडर्स ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरे बेस को ही उड़ा डालेंगे, ताकि उसके पास जापान फिलीपींस पे आसानी से कब्जा कर सके। जापान पर्ल हार्बर पर चुपके से अटैक करने के लिए लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटल शिप, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और खतरनाक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटल शिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिकन फौज के पास जापान के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए अच्छी खासी फोर्स मौजूद थी। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि अमेरिकन फोर्स को इस हमले की इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाए। पर जापान इस हमले को हर तरह से सिगरेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि इस हमले से पहले किसी भी किस्म की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी थी, और यही वो पॉइंट था जो एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। और ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से बिल्कुल अनजान थे, उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने गोलों की बरसात कर दी थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुछ नेवल बेस को भी तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे 15 मिनटों तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पकड़ा हर तरफ से भारी था। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटल शिप्स और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया था। जमीन को आग और आसमान को काले बादलों के धुएं ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की बैटल शिप्स में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी थे, जो लॉन्ड्री कनेक्शन के दौरान एक सायरन सुनाई दिया। ये सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक
जापानीज मिसाइल उनकी शिप पर आ लगी, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले सभी जख्मी ऑफिसर्स को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन में जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटवार किया। उसने बिना ट्रेनिंग के पूरे 6 जापानीज एयरक्राफ्ट को धूल चटा दिया था, जबकि जापान ने इस हमले में पूरे 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको पहला नेवी क्रॉस अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमला होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल चुके थे। वो अमेरिका जो इस वर्ल्ड वार 2 के हमले में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा दिया। किस्मत से कुछ शिप्स रिपेयर के काबिल थे। 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात शुरू कर दी थी। यह अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान की लगातार लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पकड़ा भारी। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत में हार नहीं मान रहा था। अमेरिकन के सामने घुटने नहीं टेक रहा था। आखिरकार अमेरिका ने 1945 में जापान के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 के सुबह 8 बजे जापान के एक शहर हिरोशिमा के ऊपर बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नाम का एक बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ व्हाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जो दिखने में एक मशरूम की तरह लग रहा था, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया था। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने चुटकी बजाती हिरोशिमा के 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी तो वो कुछ और समझते कि 3 दिनों बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था, जिसका नाम अमेरिका टीम ने फैटमैन रखा। 4670 किलोग्राम वजनी इस बम की गिरते ही पूरे शहर को ही धरती से मिटा डाला। इस मामले के कुछ और मत भी है, जो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने का अलग कारण बताते हैं। इतिहासकार गार एल्पोराजी ने 1965 में अपने किताब में बताया कि जापान तो उस समय वैसे ही हार रहा था, लेकिन अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संघ से पावर के मामले में आगे निकलना चाहता था, इसलिए उनसे यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो जापान का भी कुछ यही इरादा था, क्योंकि अमेरिका भी उस समय टेक्नोलॉजी और पावर के मामले में आगे जा रहा था, जिसे जापान देख नहीं पा रहा था। और उस समय जापान ने रूस, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों को धूल चटा दिया था, जिस वजह से उसको ऐसा लगा कि वो अमेरिका को हरा देगा, जिसके बाद जापान को सबसे पावरफुल देशों की सूची में लाया जाएगा। पर हुआ कुछ उल्टा ही। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका ने परमाणु हमले के लिए हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चुना? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन चाहते थे कि शहर ऐसे हो जिन पर बम गिरने का सबसे ज्यादा असर हो। नागासाकी और हिरोशिमा ऐसे जगह थे जहाँ बारूद सैन्य उत्पादन ज्यादा था, जहाँ उनको वार में मदद मिलती थी। जब उनके हथियार उत्पादन को ही नष्ट कर दिया गया तो कहां से जापान और युद्ध लड़ सकता? जापान को इस हमले से बड़ा नुकसान हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी पूरी दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन इन परमाणु बमों ने मानवीयता पर एक बदनुमा दाग लगा दिया, जिसे युद्ध के कारण होने वाली तबाही के तौर पर याद किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों फैक्ट ट्रेजर का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।